So today we will do chapter number 2 of econometrics, and we have the name of the chapter is two variable regression एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया, व्हाट इज़ ए रिग्रेशन। अब यहाँ पे बेसिक आइडियाज़ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है टू वेरिएबल की, टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस। इसका मतलब है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस केस में आप किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस करोगे, दिस इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस चैप्टर। अब हम यहाँ पे इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देयर आर 5 थिंग्स टू कवर। फर्स्ट इज़, सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखेंगे जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा कि व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में जो भी किया है दैट इज़ जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि रिग्रेशन क्या है, बट रिग्रेशन की हम जो फैक्चुअल लैंग्वेज है या फिर जो हम ये कहें कि किस तरीके से हम उसको लिखते हैं, एनालिसिस कैसे किया जाता है और क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, इक्वेशंस क्या यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे रिग्रेशन एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, दैट इज PRF। इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं द मीनिंग ऑफ द टर्म लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है। नेक्स्ट थिंग, स्टोकास्टिक specification of PRF, that is population regression function। नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं significance of the stochastic disturbance term। नेक्स्ट इज, लास्ट चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है द सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। सो दीज आर द की पॉइंट्स या की एरियाज जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। दीज आर द की पॉइंट्स टू कवर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगेन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। सो व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स इन रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जब भी हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें होंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल की हम एवरेज वैल्यू को निकालते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ लार्जली कंसर्न्ड विद एस्टिमेटिंग, इट इज़ largely concerned with
एस्टिमेटिंग का मतलब है आप उसको एस्टिमेट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। एस्टिमेटिंग या फिर प्रेडिक्ट करना, दोनों ही चीज़ों का सेम मीनिंग होता है। लेकिन ऐसे नहीं आप बैठे बैठाए कोई भी चीज़ जब आप एस्टिमेट करते हो या प्रेडिक्ट करते हो, वो किसी बेसिस पे करते हो ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी जिसके बेसिस पे आप किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि अभी आज मानसून चल रहा है, मानसून के सीज़न में हम क्या कहते हैं, आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, तो आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी के पीछे कुछ ना कुछ तो आपका लॉजिक होगा। क्यों? आप देख रहे हो कि धूप कम है, बादल हो रहे हैं आसमान में, या फिर आप कहोगे वेदर रिपोर्ट देखिए, मैंने वेदर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आज बारिश होने वाली है। तो आप क्या कर रहे हो? आप एस्टिमेट कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। अब वो प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, 100% एक्यूरेट भी हो सकती है, 98% एक्यूरेट भी हो सकती है, बट कर आप एस्टिमेट ही रहे हो ऑन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव। सो हम क्या करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, हम एस्टिमेट करते हैं या फिर प्रेडिक्ट करते हैं। किस चीज़ को? वी आर प्रेडिक्टिंग दी पॉपुलेशन, ब्रैकेट में लिख रही हूँ उसको, ऑल्दो मीन ही यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल of the dependent variable on the basis of the fixed values of the explanatory वेरिएबल्स। अगेन मैं बार बार डेफिनेशन में जब भी रिग्रेशन को यूज़ कर रही हूँ तो तीन चीज़ें आपको ढूंढने के लिए कह रही हूँ उसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरेज या फिर मीन वैल्यू। यहाँ पे भी हमें बहुत क्लियरली ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहाँ कहाँ है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मीन वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या बोला गया है, रिग्रेशन एनालिसिस में हम मीन वैल्यू निकालते हैं, पॉपुलेशन मीन वैल्यू निकालते हैं किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, y हमारा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन सपोज a प्लस बी एक्स आई मेरा एक्सप्लेनेटरी है, दिस इज़ डिपेंडेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ मेरे पास हैं, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं y की वैल्यू को। दिस इज़ रिग्रेशन एनालिसिस। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि डेटा है मेरे पास एक, और उस डेटा के थ्रू हम समझेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम बेसिकली करते क्या हैं। So this is the table. Wait a second. So this is the table that we have. What is this? डेटा दिया हुआ है इस टेबल में हमारे पास और दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। वो वेरिएबल्स क्या क्या हैं ध्यान से देखो, एक है y, और एक है x। जहाँ पे भी y दिख जाए, क्या है y? डिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई भी मॉडल दिखता सबसे पहला काम है हमारा, सबसे पहला यहाँ ढूंढो डिपेंडेंट कौन सा है और एक्सप्लेनेटरी कौन सा है। x है एक्सप्लेनेटरी, ठीक है जी। अब व्हाट इज़ y एंड व्हाट इज़ x, हमें इस पूरी टेबल में दिया हुआ है डेटा पॉपुलेशन का, और वो पॉपुलेशन कितनी है? 60 फैमिलीज। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 60 फैमिलीज़। 60 फैमिलीज़ का ये डेटा हमें दिया हुआ है। उसके बाद एक
हाइपोथेटिकल कम्युनिटी ली हमने और हमें दिया क्या हुआ है इसमें, देयर वीकली इनकम, व्हाट इज एक्स, एक्स है इनकी वीकली इनकम, वीक में एक हाउस होल्ड कितनी इनकम अर्न कर रहा है, और वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वाई क्या है, वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो कमा रहा है और उस हफ्ते में कितना खर्च कर रहा है उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे। सो द 60 फैमिलीज़ को हमने क्या किया, 10 इनकम ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। 60 फैमिलीज़ हैं उनको 10 इनकम ग्रुप में डिवाइड किस तरीके से किया, जिसकी वीकली इनकम 80 है, 100 है, 120 है, 140 है, 160 है, 180 है, 200, 220, 240, 260। सो ये हमारे क्या है, हमने उनकी इनकम को 10 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। और यहाँ वर्टिकल में देखो ये x जो वैल्यू है ना, दिस x हमारी वीकली इनकम है, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और y क्या है, y है वीकली कंजम्पशन, जो कि हमें नीचे देखने को मिल रहा है। वर्टिकल जो भी वैल्यूज़ हैं दैट इज़ वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि एक पर्सन है 80, जिसकी इनकम वीक में 80 है, ठीक है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 55। दूसरा एक पर्सन है जिसकी इनकम 80 ही है लेकिन वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 60। एक थर्ड पर्सन है जिसकी इनकम 80 ही है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, $65। एक इनकम 80 ही है, वो 70 कर रहा है। एक पर्सन 75 कर रहा है आउट ऑफ 80। ये हमें यहाँ पे कितने लोगों का डेटा पता चल गया, 5 लोगों का तो यहाँ पता चल गया। फिर हमें एक ग्रुप पता चलता है जिनकी इनकम 100 है। उस 100 इनकम वाले में भी हमें दिख रहा है कि एक है जो 65 खर्च कर रहा है, एक 70 कर रहा है, एक 74 कर रहा है, एक 80 कर रहा है, एक 85 कर रहा है और एक 88 कर रहा है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि ठीक है, और हमारे पास नंबर्स आ गए। तो इसी तरीके से 60 फैमिलीज़ हैं जिनकी हमने इनकम के हिसाब पे से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, ये जो हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसके लिए इस टेबल का यूज़ क्या है वो देखना है। अब एक चीज़ देखो, डिस्पाइट द वेरिएबिलिटी ऑफ द वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वेरिएबिलिटी नज़र आ रही है ना हर किसी की विद इन ईच इनकम ब्रैकेट। ऑन एवरेज अगर हमें निकालना हो, अब हमने देख लिया हर एक इंसान अलग अलग कर रहा है खर्चे, तो हमने देख लिया, बट अगर ऑन एवरेज हमें बताना हो कि वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमने ये निकाला है, यहाँ ये दिया हुआ है कंडीशनल मीन ऑफ y। कंडीशनल मीन ऑफ y का मतलब है ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल या फिर एक हाउस होल्ड एक वीक में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है जब उसकी इनकम लेवल 80 है, जब वो इस वाले इनकम ब्रैकेट में आ रहा है, जब वो इस वाले इनकम ब्रैकेट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक्चुअल में जो टोटल दिया हुआ है ये इन सब का टोटल है, इन सब का टोटल ये है, इन सब का टोटल ये दिया हुआ है। फिर हमने इसको क्या किया है, ये कैलकुलेट कैसे किया है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये टोटल है और इस टोटल को आप नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कितने नंबर हैं यहाँ पे, 3, 4, 5, 325 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 65। ऐसे ही 462 को कितने नंबर हैं यहाँ पे, 3, 4, 5, 6, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 77 आ गया। यहाँ पे कितने हैं, 5 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। बट ये जो एवरेज आई है यहाँ पे ऑन, ये जो एवरेज आई है, व्हाट इज़ दिस एवरेज, दिस इज़ ऑन एवरेज वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये ऑन एवरेज। देखो अगर इसको और इजी तरीके से दोबारा हम देखें, दैट इज़ ऑन एवरेज अगर कोई पर्सन 80 के इनकम ग्रुप में है तो ऑन एवरेज वो पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, 65 कर रहा है। ऑन एवरेज की बात हो रही है। बट अगर हम इंडिविजुअली देखें तो कुछ लोग हैं जो 65 से कम भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो 65 से ज़्यादा भी कर रहे हैं। बट जब हमने एवरेज निकाली तो 65 आया। उसी तरीके से 100 का सब ग्रुप है, उसमें एवरेज कितनी आ गई, 77 आ गई। सो जब हम ये पूरी की पूरी एवरेज देख रहे हैं, एक चीज़ नोटिस करनी है हमें इसमें। अब हमें यहाँ पे थ्योरी नोटिस करनी है बेसिकली पूरी टेबल में। थ्योरी क्या कह रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे ऑन एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट इज़ वेरी विजिबल फ्रॉम 65 to 173, कहीं पे भी डिक्लाइन होता तो नज़र नहीं आ रहा। सो इट मीन्स जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है ऑन एवरेज।
अब यहाँ से दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। एक यहाँ पे जो हमने ये मीन निकाली है, दिस मीन इज़ कंडीशनल मीन। देयर आर टू थिंग्स, कंडीशनल मीन और अनकंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन का मतलब क्या है, आपकी जो ये मीन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्स। ये जो ई वाई एक्स लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में ना जनरली हम इसी को मीन बोलते हैं, इसे अनकंडीशनल मीन बोलते हैं। दिस इज़ कंडीशनल मीन। कंडीशनल का मतलब हो गया आपकी, ये बताया जा रहा है वाई की वैल्यू बताओ ऑन एवरेज कितनी होगी व्हेन एक्स इज़ गिवन। एक्स जब दिया हुआ है उसके बेसिस पे वाई की एवरेज वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे दिस इज़ कंडीशनल मीन। सो दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास। दो कॉन्सेप्ट क्या हैं? दीज टू कॉन्सेप्ट आर कंडीशनल मीन, कंडीशनल मीन, और दूसरी है अनकंडीशनल मीन। अनकंडीशनल का मतलब और कंडीशनल का डिफरेंस देखना है। देखो यहाँ पे जो हमने ई वाई बाई एक्स निकाला है, दिस इज़ कंडीशनल मीन, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है और इसकी हमारे पास वैल्यूज़ भी आई हैं, 10 अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं, हमने देख लिया फ्रॉम 65 77 इस तरीके से। अनकंडीशनल का मतलब है ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स की वैल्यू। तो अगर मुझे अनकंडीशनल मीन निकालनी है इसी एग्जाम्पल की, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें मैं ये कुछ भी नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ ये सारा जितना ये नंबर्स हैं सारे नंबर को टोटल करूंगी और उसको 60 से डिवाइड कर दूंगी, दैट्स इट। जैसे हमारी नॉर्मल मीन निकलती है उसी तरीके से करना है। नॉर्मल मीन कैसे निकलती है? टोटल अपॉन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 60 फैमिलीज़ है मेरे पास, और टोटल सम जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 7272। तो मेरे पास जो अनकंडीशनल मीन जो आएगी वो आएगी समथिंग 121.20। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन की मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है? 10 है, क्योंकि मेरी एक्स की 10 वैल्यूज़ हैं। और अनकंडीशनल, दिस इज़ अनकंडीशनल, एक ही होगी अनकंडीशनल मीन। कंडीशनल बहुत सारी होंगी, अनकंडीशनल हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? एक ही मीन होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें हमें देखनी है कि हम दोनों ही मीन का यूज़ कब करेंगे। नाउ सपोज तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है what is the expected value of weekly consumption expenditure of a family। ये पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, कुछ नहीं बताया गया है, तो सिंपली इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनकंडीशनल मीन या अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज़ ई वाई, विच इज़ 121.02, जो भी हमने लास्ट में कैलकुलेट करी है दिस वैल्यू। सो दिस इज़ अनकंडीशनल मीन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वीकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर of a family whose monthly income is monthly, or we can say weekly income, क्योंकि हम यहाँ पे weekly ले रहे हैं ना। So weekly income is
140। जब उसकी वीकली इनकम, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि जब एक फैमिली की इनकम 140 है तो बताओ ऑन एक्सपेक्टेड या फिर ऑन एवरेज उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे वापस टेबल पे, देखो 140 कहाँ है, देयर इज़ 140। ये कहा है जब किसी की इनकम 140 है उसकी एवरेज वीकली कंजम्पशन कितनी होगी, उसकी एवरेज वीकली कंजम्पशन होगी 101। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि जब x 140 है तब बताओ EY क्या होगा। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल, क्योंकि हमने कंडीशन दे दी यहाँ पे। इसको क्या कंडीशन दे दी, हमने ये कहा है जब उसकी इनकम 140 है तब एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ वीकली कंजम्पशन की। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 101। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे कंडीशनल और अनकंडीशनल में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमने पढ़ा वो किस चीज़ के लिए पढ़ा कि कंडीशनल और अनकंडीशनल क्या होता है। अगेन रिग्रेशन एनालिसिस में क्या यूज़ करेंगे हम, बेसिकली अनकंडीशनल और कंडीशनल। जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है उसमें हम यूज़ करते हैं कंडीशनल, हमेशा कंडीशनल यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो है डायग्राम। एक डायग्राम हम देखेंगे कि वो किस तरीके से प्रेजेंट, अब सेम टेबल को हमने डायग्राम में कैसे प्रेजेंट किया है, दिस वी हैव टू सी। This is the diagram. Now on this diagram, सेम जो हमारा डेटा है उसको हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि हमें क्या दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। बहुत क्लियरली वाई और एक्स यूज़ किए थे। वाई हमारा क्या बता रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्स क्या बता रहा है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था हमेशा एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल आएगा, एक्सप्लेनेटरी, और यहाँ कौन सा आएगा, डिपेंडेंट। तो यहाँ वीकली इनकम दी हुई है आपकी और यहाँ आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अब देखो जब वीकली इनकम 80 थी तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी, 55, 60, 65, 70 और 75। टेबल में यही वैल्यूज़ थी हमारी, ये 5 वैल्यूज़ हैं। इन 5 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या निकाला था, इन 5 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने निकाली थी उसकी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जब हमारी इनकम 80 है तो मीन वैल्यू क्या आई थी, तो यहाँ पे मीन वैल्यू आई थी 65। तो यहाँ पे जो मीन वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, दिस इज़ दिस पॉइंट, दिस इज़ मीन वैल्यू। सेकंड, जब 100 था तो वही वैल्यूज़ दी हुई थी बहुत सारी, बट एक मीन वैल्यू आई थी, दैट मीन वैल्यू वाज 77। उसी तरीके से 120 में आया था, दिस मीन वैल्यू वाज 89। दिस इज़, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ रेड वाले पे, क्या है, 65, 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 एंड 173। ये जितने डार्क वाला पॉइंट आ रहा है ना बीच में, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये सारी लाइन, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, ये सारे क्या बता रहे हैं, जितने भी ये रेड पॉइंट्स हैं ना, ये दीज ऑल आर EYX, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, क्या बोलते हैं इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इस वर्ड को बोलते कैसे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Y गिवन X। जब हमें X दिया हुआ है उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है, ये पॉइंट्स हैं। तो इसको हमने डायग्रामेटिकली इस तरीके से प्रेजेंट किया। अब डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के बाद यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक कॉन्सेप्ट बता रहा है हमें, दैट कॉन्सेप्ट इज, जो फिगर बता रही है, इट शोज कंडीशनल मीन वैल्यूज ऑफ Y अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ X। इफ़ वी जॉइन दीज कंडीशनल मीन्स, अगर हम इन सबको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो लाइन मिल रही है ये, this line is known as population
पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, या फिर इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। ये रिग्रेशन लाइन होती है हमारी। सो पॉपुलेशन जो वर्ड आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इंटायर पॉपुलेशन लिया। इंटायर पॉपुलेशन कितनी थी? 60 थी। वो पूरी की पूरी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी है और क्या कर दिया? उससे डायग्राम बना दिया है। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व होता क्या है? फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसकी? पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। बेसिकली ये क्या है? लोकस ऑफ द कंडीशनल मीन्स ऑफ द dependent variable for the fixed values of the explanatory variables। क्या बता रहे हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन? लोकस। सबसे पहले लोकस का मतलब क्या होता है? जब आप एक कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ये सारे लोकस हैं आपके, इनको ज्वाइन कर रहे हैं। लोकस ऑफ द कंडीशनल मीन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? ये क्या थे सारे पॉइंट? कंडीशनल मीन थी ना, ये कंडीशनल मीन थी डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, और वाई की कंडीशनल मीन दी हुई थी। y की कंडीशनल मीन है सारी की सारी ई वाई एक्स। जब x की वैल्यू 80 है तब क्या है? जब x की वैल्यू 100 है तब क्या है? ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अगेन डेफिनेशन क्या कह रही है? कंडीशनल मीन, सारे वो पॉइंट्स जो कि क्या बता रहे हैं? कंडीशनल मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जब हम सारे, ये क्या बता रहा है? पीआरसी क्या है? पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व क्या है? लोकस है उन सारे पॉइंट्स का जो कंडीशनल मीन बता रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, व्हेन वी हैव अ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। सो पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने डायग्रामेटिकली देखा, पहले टेबल देखी, टेबल के बाद हमने देखा कि किस तरीके से उस टेबल में जो भी एक्स वाई दिया हुआ, ई वाई एक्स दिया हुआ, उनका मतलब क्या है, ये सारे अंडरस्टैंडिंग देख ली। पॉपुलेशन हमने रिग्रेशन कर्व देख लिया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, PRF। व्हाट इज PRF? अभी तक हमने अगेन एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें देखी थी। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, हमारा मेन काम है मैथ समझना, इसके पीछे की नोटेशन समझना। अब नोटेशन देखो, इट इज़ क्लियर दैट ईच कंडीशनल मीन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स आई, ये तो हमें पता है। ई ऑफ वाई बाई एक्स आई, ये किस चीज़ का फंक्शन है? ये एक्स आई का ही तो फंक्शन है। इट इज़ वेरी एविडेंट, ये जो वैल्यू आ रही है ये क्यों आ रही है? क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स आई, एक्स आई पे डिपेंड करता है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपकी एवरेज वैल्यू है y की या एवरेज वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्स आई। तो ये किसका फंक्शन होगा? एक्स आई का फंक्शन होगा। अब यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ई वाई बाई एक्स क्या है ये? व्हाट इज दिस? फंक्शन का मतलब होता है, कभी भी मैथ्स में फंक्शन का मतलब क्या है? आपका एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट है हमारा, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। इसकी वैल्यूज़ में जब भी चेंज आएगा एक्स आई की, ई वाई बाई एक्स आई की वैल्यू में भी चेंज आएगा। नाउ ये जो ई वाई बाई एक्स आई है, व्हाट इज दिस?
इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स आई। लीनियर क्या है वो अभी आगे डिटेल में समझेंगे, बट अभी पहले ध्यान दो कि ये कैसा फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, PRF। पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व पढ़ा था अभी, ये वाला जो कर्व पढ़ा था सारे लोकस को ज्वाइन करके जो कर्व मिल रहा है, दैट इज PRC, वो कर्व था। और दिस इक्वेशन इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। जब भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फंक्शन हो जाता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म डज द फंक्शन विच फंक्शन fxi, जो ये fxi है, ये क्या फॉर्म लेगा, किस टाइप का होगा ये। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि क्योंकि अभी तक हम जो मेन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इनकम वाला। तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि कंजम्पशन और इनकम जो है वो आपस में लीनियरली रिलेटेड होते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो PRF है हमारा, y/xi इज अ लीनियर फंक्शन। जिन लोगों को पहले से ये पता है व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर, तो उनको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा होगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो अब इसको लीनियर लिखने के लिए हम इसकी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, β1 β2 xi। अब यहाँ पे अभी तक हम नॉर्मल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे, ये देख के थोड़ी सी खतरनाक लगती है बट इतनी है नहीं, बहुत ईजिली दिस थिंग इज इंटरसेप्ट हमें पता है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप पैरामीटर, दिस इज स्लोप पैरामीटर, या फिर इसको स्लोप कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। सो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। लीनियर का मतलब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो वेरिएबल्स क्या हैं हमारे यहाँ पे, y और x, ये वेरिएबल्स हैं। एक डिपेंडेंट है इसमें और एक क्या है, इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी है। ये जो β1 β2 हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं, दीज आर रिग्रेशन। ये रिग्रेशन के क्या है, कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन के कोएफिशिएंट हैं ये, रिग्रेशन कोफिशिएंट, या फिर इनको पैरामीटर्स भी बोलते हैं हम। सो β1 हमारा इंटरसेप्ट है, β2 क्या है, स्लोप कोफिशिएंट है, और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, β1 और β2 को रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर हमें बार बार नहीं बताना कि भाई हमारे क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप कोफिशिएंट दिया हुआ है, उसकी जगह हम क्या बोलेंगे कि रिग्रेशन, दीज आर रिग्रेशन कोफिशिएंट। β1 β2 क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। हमने अभी जो पिछला चैप्टर था उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी, दैट इज़, वापस से याद करो ज़रा, इफ़ आई हैव दिस इक्वेशन y इज़ इक्वल टू β1 β2 xi, ठीक है, EY/xi लिख लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी x। EY/xi। अब यहाँ पे दिस इज रिग्रेसेंड, दिस y बेसिकली, या पूरी टर्म रिग्रेसेंड, xi क्या है, रिग्रेसर, और β1 और β2 क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, या फिर रिग्रेशन
पैरामीटर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नाम पता होना चाहिए क्या बोलते हैं इन्हें, रिग्रेशन क्या है, रिग्रेसर क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन से हैं। इस सब्जेक्ट में बच्चों को एंड तक पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है, बट वो ये नहीं जज कर पाते व्हाट इज़ रिग्रेशन, व्हाट इज़ रिग्रेसर, व्हाट इज़ पैरामीटर्स। तो ये अभी क्लियर कर लो, चाहे इस चीज़ को 10 बार पढ़ना पड़े, बट अगर ये क्लियर है तो चीज़ें एटलीस्ट समझ आनी तो स्टार्ट होंगी। अगर आपको ABCD नहीं आएंगी, अगेन सेम एग्जांपल दे रही हूँ, ABCD नहीं आएगी तो वर्ड कैसे बनाओगे, सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो ये सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो है y हमारा रिग्रेसेंट होता है, x हमारा रिग्रेसर होता है, β1 और β2 हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं। और ये पूरी इक्वेशन जो अभी हमने लिखी है EY/XI, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब आ जाते हैं, बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, लीनियर, व्हाट इज़ लीनियर पे आ जाते हैं कि लीनियर क्या है। लीनियर के लिए सबसे पहले हमें समझना है ये जो लीनियर का कॉन्सेप्ट है प्योरली आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स में पढ़ा है। तो लीनियर क्या है, लीनियर यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है। हम स्टार्टिंग से ही दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे मॉडल में दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे मॉडल में है वेरिएबल्स, जो कि कौन कौन से हैं, y और x मिलेगा हमें, एक्साइज, और दूसरी चीज़ है हमारे पास पैरामीटर्स, जो इनके अलावा चीज़ें हैं, जैसे कि β1 और β2, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। तो दो चीज़ें, अब हमें लीनियरिटी बतानी है कि किसकी लीनियरिटी की बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं, आपका मॉडल लीनियर है इन वेरिएबल, इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y और x को ही देखेंगे, y और x को ही देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूँ, पहले लिखती हूँ जो हमें ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं, वो है ये वाला β1 + β2 xi, ये हम फॉर्म लेके चल रहे हैं। एक फॉर्म में लिख देती हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक फॉर्म लिख रही हूँ, दैट इज़ दिस इज़ इक्वल टू β1 + β2 xi स्क्वायर। अब यहाँ पे दिस इज़ लीनियर इन वेरिएबल, और ये वाली फॉर्म जो है दिस इज़ नॉन लीनियर इन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है x, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है। जब भी किसी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होती है वो लीनियर नहीं रहता। मैथ्स कहती है हमारी, ये मैथ्स यही कहती है। किसी भी आपकी जिस भी, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर इन वेरिएबल तो मेरे पास xi है ना, इधर तो yi रहेगा, डिपेंडेंट है ये तो, क्योंकि तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए लीनियर के लिए, 1 होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा अगर मेरी पावर आ रही है x की, इट मीन्स इट इज़ नॉन लीनियर। दूसरी जो हम लीनियरिटी की बात करते हैं वो बात करते हैं लीनियरिटी इन पैरामीटर, लीनियर इन पैरामीटर्स क्या क्या है मेरे पास, β1 और β2। अब यहाँ पे x और उसको नहीं देखना। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यही वाला सेम जो हमने एग्जांपल ऊपर लिया है, EY/XI इज़ इक्वल टू β1 β2 xi स्क्वायर। ये जो मेरा एग्जांपल है ये लीनियर है, लेकिन किस में लीनियर है, लीनियर इन पैरामीटर में लीनियर है। पैरामीटर क्या है मेरे पास, β1 और β2, दोनों की पावर कितनी है, 1। इट मीन्स ये लीनियर है पैरामीटर में, बट ये लीनियर नहीं है वेरिएबल में। वेरिएबल में नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि आपका वेरिएबल की पावर 2 है, इसीलिए। अब कब नहीं होगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। EY/XI is equal to, suppose you have β1 + 3 β2 का स्क्वायर xi।
ये हमारा लीनियर नहीं है, किसमें? नॉट लीनियर, किसमें? पैरामीटर में। देखो वेरिएबल में तो लीनियर है, लेकिन जो पैरामीटर है मेरा एक बीटा 2, उसकी पावर 2 है, तो दिस इज नॉट लीनियर इन पैरामीटर। दोनों चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर होंगी कि लीनियर इन वेरिएबल का मतलब क्या है और लीनियर इन पैरामीटर का मतलब क्या है। जब भी आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले ये याद करो वेरिएबल्स कौन से होते हैं मॉडल में, वाई और एक्स। पैरामीटर्स कौन से होते हैं, बीटा 1 बीटा 2। फिर उनकी पावर चेक करो, 1 पावर से ज़्यादा तो नहीं आ रही, अगर 1 है पावर तो लीनियर है, 1 से ज़्यादा आ रही है तो नहीं है लीनियर। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये सब अभी तक हमने ये देखा दैट हमारा जो मॉडल है, ये वाली जो इक्वेशन हमने अभी डिराइव की है, दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर रिग्रेशन फंक्शन। इसको हम लीनियर रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं लीनियर रिग्रेशन फंक्शन? क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, ये यहाँ देखो वेरिएबल में भी लीनियर है और पैरामीटर में भी लीनियर है। लेकिन इफ आई विल राइट दिस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो लीनियर रिग्रेशन फंक्शन। क्यों है? उसके पीछे रीज़न है, जो लीनियर रिग्रेशन होता है विल ऑलवेज मीन अ रिग्रेशन दैट इज लीनियर इन पैरामीटर्स. It means the betas are raised to the first power only. It may or may not be linear in the explanatory variable that is x. ये देखना है आपको। ये वाली इक्वेशन आपकी लीनियर है पैरामीटर में भी वेरिएबल में भी। ये पैरामीटर में लीनियर है लेकिन वेरिएबल में लीनियर नहीं है। अब हम जब भी लीनियर की डेफिनेशन इकोनोमेट्रिक्स में बोलेंगे तो इकोनोमेट्रिक्स में लीनियर रिग्रेशन की हमेशा हमें किसको चेक करना है? वी ओनली नीड टू चेक द पावर्स ऑफ पैरामीटर्स बीटाज। क्या लिखेंगे इसके लिए हम? इसके लिए हम लिखेंगे द टर्म लीनियर regression. The term linear regression will always mean a regression that is linear in parameter, parameters. It means the betas, जो भी आपके betas हैं, are raised to the first power only. और it may, ये लीनियर हो सकती है वेरिएबल में और नहीं भी हो सकती, ना भी होगी तो भी ये हमारे लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही रहेगा। इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। लीनियर रिग्रेशन मॉडल कौन सा रिग्रेशन मॉडल होगा? जहाँ पे सिर्फ पैरामीटर्स लीनियर होने चाहिए, आपके वेरिएबल लीनियर हो या ना हो नहीं फ़र्क पड़ता है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बात हो रही है, इट मीन्स एक्साइज। आई एम होपिंग सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं लीनियर इन पैरामीटर के जो फंक्शन है, पैरामीटर में जो लीनियर है। ये देखो हमारे पास 3 कर्व हैं। ये 3 कर्व क्या बता रहे हैं? ये क्वाड्रेटिक कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल है और ये क्यूबिक है। तीनों के तीनों ही लीनियर, तीनों के तीनों को ही क्या कहेंगे? तीनों ही लीनियर रिग्रेशन कर्व हैं। क्यों है लीनियर रिग्रेशन? क्योंकि इनके जो बीटाज हैं सबकी पावर 1 है,
चेक कर लो, चाहे बीटा 1 की पावर 1 है, बीटा 2 की पावर 1 है, बीटा 3 की पावर 1 है। यहाँ देखो बीटा 1 की पावर 1 है, बीटा 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी सबकी पावर 1 है। देखो वेरिएबल, देखो वेरिएबल की पावर नहीं है 1, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों के तीनों केस जो है हमारे वो लीनियर हैं इन पैरामीटर। और वेरिएबल में लीनियर हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है लीनियर रिग्रेशन कर्व से, जिसमें कि हम बीटाज की पावर को ही देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन। अभी हम जैसे हमने पिछले चैप्टर के लास्ट पार्ट में ये देखा था, मेथडोलॉजी जब हम चेक करते हैं तो उस मेथडोलॉजी में हमारे पास एक चीज़ आती है, दैट इज़ स्टोकास्टिक थिंग। जब हम मैथमेटिकल मॉडल को इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं तो हम उसमें एक टर्म ऐड करते हैं, दैट इज़ यूआई। यूआई क्यों ऐड करते हैं? यूआई ऐड करने के पीछे का रीज़न है कि बाकी अदर फैक्टर्स भी अगर उस वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो हमें कंसीडर करना चाहिए मॉडल में, क्योंकि वो एरर शो कर देगा नहीं तो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मतलब रैंडम। स्टोकास्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ PRF। व्हाट इज़ PRF? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन अभी हमने देखा है यहाँ पे EY/XI इज इक्वल टू β1 प्लस β2 XI। इसमें हम ऐड करेंगे स्टोकास्टिक टर्म। नाउ पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। अभी हमने देखा, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग इन दिस चैप्टर, कि फैमिली इनकम जैसे जैसे बढ़ती है फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, ऑन द एवरेज वो भी बढ़ता है। बट वॉट अबाउट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली इन रिलेशन टू इट्स लेवल ऑफ इनकम। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल फैमिली की बात करें, जैसे कि कोई इंडिविजुअल फैमिली है जिसकी इनकम जो है वो बढ़ गई लेकिन उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ा, हम इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल में। अगर हम देखें, यहाँ देखो कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन नहीं बढ़ा है उतना। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 100, कॉरस्पॉन्डिंग टू अगर 100 हम देखें, देयर इज़ ओनली वन फैमिली हुज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹65 इज़ लेस देन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज़। यहाँ पे ये 65 तो यहीं आ रहा था ना, ये अभी भी 100 पे जाके भी 65 ही कर रहा है ऑन एवरेज। इसको तो 77 करना चाहिए या उससे थोड़ा आसपास। सो बेसिकली जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, अगर हमें इंडिविजुअल चेक करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? दिस इज़ द मेन कंसर्न। सो जब भी हमें एक रिलेशनशिप देखना है इंडिविजुअल फैमिली कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर एंड अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल फैमिली में कितना कंजम्पशन हो रहा है गिवन अ लेवल ऑफ इनकम, तो उस केस में हम स्टोकास्टिक को भी क्या करते हैं, स्टोकास्टिक वाली चीज़ हमारी ऐड हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स क्या है, ये तो टेबल में तो आपको थोड़ा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इन सिंपल वर्ड हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी हमारी कंडीशनल मीन आई है, ज़रूरी थोड़ी है लोग उतना ही कंज्यूम करें। जैसे कि मेरी 65 आ गई, लेकिन हम देख रहे हैं ना कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो 65 से कम कर रहे हैं, कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो 65 से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज तो ये फिगर सही दिख रही है, बट अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तब तो हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगी ना। जैसे कि 65 एवरेज थी, बट इसके ऊपर 2 लोग थे, एक 55 खर्च कर रहा था, एक 60 खर्च कर रहा था। तो यहाँ पे एक्चुअल जो हमारा एवरेज आई है और ये नंबर है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, इसके बीच में 5 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा है। सो ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्यों सब लोग 65 कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे रीजंस होंगे ना। तो इसी डेविएशन को हम यहाँ पे डेविएशन वर्ड यूज़ करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं डेविएशन ऑफ एन इंडिविजुअल वाई। कोई एक इंडिविजुअल है
उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी है अब हमें क्या होगी। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा यू आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था हमारी एक रो थी इस तरीके से, राइट, उस रो में एवरेज आ रही थी 65, लेकिन क्या सब लोग 65 कर रहे थे कंजम्पशन? नहीं, एक बंदा 55 कर रहा है, एक 60 कर रहा है, एक 65 कर रहा है, एक उससे ज़्यादा कर रहा है, 70 कर रहा है, एक 75 कर रहा है ना। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इस वाले पर्सन के साथ करने लगूँ, ये पर्सन स्पेसिफिकली जो 60 कर रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डेविएशन आ रहा है? यू आई क्या है, जैसे यहाँ पे वाई आई क्या हो जाएगा, वाई आई हो जाएगा 60 और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 65, तो यहाँ -5 का डिफरेंस आ गया, आया। सो यही चीज़ है, यहाँ पे हम ये वाली टर्म ऐड करते हैं और ये टर्म ऐड करने के पीछे यहाँ पे हमने मैथमेटिकल किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे वो बता दिया। अब देखो ये यहाँ पे इसी टर्म को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यू आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस ई वाई बाय एक्स आई है। इसी को मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दूँ अगर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई आई को यही रहने देती हूँ, वाई आई किसके बराबर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस यू आई, इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी इंडिविजुअल की डिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल को कैलकुलेट करना है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एक्चुअल में अगर मुझे चाहिए तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस यू आई। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था अभी, ठीक है, मुझे ये पता चल जाए कि भाई एरर जो है वो -5 का आने वाला है और मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 65 है, तो मैं वाई आई कैलकुलेट कर सकती हूँ। 65 - 5 ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगी इंडिविजुअल की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितनी है। सो दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे मिलेगा। हमने इसमें क्या किया है, यू आई को ऐड कर दिया है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, वाई आई इज़ इक्वल टू ई वाई एक्स आई प्लस यू आई, और यहाँ पे जो ये यू आई है इसको हम क्या कहते हैं, स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस या फिर एरर टर्म। दिस इज एरर टर्म। अब यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, जो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज डिटर्मिनिस्टिक। लास्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर जो किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने दो वर्ड डिस्कस किए थे, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक। सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक क्योंकि आप निकाल सकते हो, एंड दिस इज स्टोकास्टिक, ये कुछ भी आ सकता है भाई, दिस इज रैंडम। स्टोकास्टिक, नॉन सिस्टमैटिक, स्टोकास्टिक, या फिर इसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। दिस इज़ लाइक प्रॉक्सी, सरोगेट। प्रॉक्सी क्यों, वो सारे वेरिएबल जो कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉक्सी की जगह हम उसकी प्रॉक्सी लगा रहे हैं यूआई से। अब इसको अभी तक हमने ये इक्वेशन की थी, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो, ई वाई बाई एक्स आई, β1 प्लस β2 एक्स आई के बराबर है, तो यहाँ वही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हम यही यूज़ करने वाले हैं। अब इसको और ज़्यादा सिंपलिस्टिक फॉर्म में लिखना है तो वाई आई इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, β1 β2 एक्स आई प्लस यू आई। ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। दिस इज़ द होल इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दिस इज़ द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं एक्स आई की वैल्यू, इफ़ एक्स आई इज़ 80,
तो मुझे एक एक इंडिविजुअल की वैल्यू पता चल जाएगी। xi अगर 80 है तो मुझे y1 निकालना है, मतलब फर्स्ट इंडिविजुअल की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा β1 β2 80 प्लस ui। तो ये जो वैल्यू आएगी 80 के कॉरस्पॉन्डिंग पहले वाले पर्सन की वैल्यू क्या थी, चेक कर लेते हैं एक बार टेबल में। आई एम सेइंग व्हेन x इज 80, तो उस इंडिविजुअल जो पर्सन है उसकी एक्सपेंडिचर कितनी थी, दिस इज 80, दिस इज y1, दिस इज y2, y3, y4, y5, y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो कितना है 80 55, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 50 यहाँ वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। इसी तरीके से आप टेबल से कोई भी वैल्यू कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 80 लिखो लेकिन आपको y2 निकालना है तो y2 कितना आएगा, उसके नेक्स्ट वाला जो था 60, y3 निकालना है तो कितना आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। नाउ इक्वेशन आ गई। इक्वेशन या जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखनी है वो रखनी है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या आया। अल्टीमेटली हमने सारी चीज़ें देख ली, हमने स्टोकास्टिक टर्म ऐड कर दी, हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन देख लिया कैसे आता है। अब अल्टीमेटली जो इक्वेशन हम लिखते हैं, जो हम पूरी बुक में यूज़ करने वाले हैं किसकी, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की, तो वो इक्वेशन देख लेते हैं हम फटाफट से कि क्या दी हुई है। दिस इज़ yi इज़ इक्वल टू β1 β2 xi प्लस ui। अब क्या करेंगे, हम इसके एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं दोनों साइड। टेक एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड। जब भी हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हमेशा किसी ना किसी बेसिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई, ऑब्वियस सी बात है वाई आई को हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स आई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज सेम। ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। कहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स में, यू आई अपॉन एक्स आई। हर जगह देखो कंडीशनल आ जाती है ना, जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन लेते हो कंडीशन आ जाती है। अब देखो क्या किया है, बहुत ध्यान से समझो। हमने इसकी जब एक्सपेक्टेशन ली तो यहाँ ई आ गया, ये वाई आई आ गया, और जब भी आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हो तो वो एक्स आई के बेसिस पे ही तो लोगे। आप एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना चाह रहे हो, बेसिस की एक्स आई क्या दिया हुआ है, तो वही बता रहे हैं इसको। वाई आई का मतलब है y1, y2, y3, इसलिए वाई आई लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो यहाँ पे क्या किया है, दिस वाज ऑलरेडी, ये जो इक्वेशन है ये हमारी ई वाई अपॉन एक्स आई तो है, तो ये हमारी है एवरेज वैल्यू। किसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब आपका एक्स आई कितना है, 80 है या फिर 100 है या 120 है या 140 है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे वाई आई नहीं है, देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाई है। ये चीज़ याद रखने वाली है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाई आई है। वाई आई है, ठीक है। और ये आ गया एरर टर्म की भी आप क्या लोगे, एरर टर्म की भी एक्सपेक्टेशन लोगे गिवन एक्स आई। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन सेम रहेगी। अल्टीमेटली जो हमारे पास इक्वेशन आएगी इट विल बी ई वाई आई एक्स आई इज इक्वल टू ई वाई अपॉन वाई बाई एक्स आई, सिर्फ वाई बाई एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई बाई एक्स आई, ये आ जाएगी। अब एक चीज़ देखो, ये और ये सेम चीज़ है। जब ये दोनों सेम चीज़ें, यहाँ पे नोटेशन वाइज डिफरेंट है, बट अगर आप दोनों चीज़ देखोगे तो सेम है। मैथमेटिकली ये सेम है। जब मैथमेटिकली सेम है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई यू आई बाई एक्स आई विल बी इक्वल टू 0।
बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ऑल्दो हमारी जो न्यूमेरिकल दी हुई है, जो टेबल दी हुई है, उस टेबल में दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट फॉर सम इंडिविजुअल्स। देखो टेबल में दिया हुआ था ना 50, 60, 55, 60, 65, तो ये किसी वैल्यू के तो सेम होगी ना 65। एक हमारे पास वैल्यू थी ना जहाँ पे ये भी 65 है और ये भी 65 है, तो वहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 65 माइनस 65। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है वो इसके बराबर आनी चाहिए। सो इस केस में आपकी एरर टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एरर टर्म या फिर स्टोकास्टिक की जो एक्सपेक्टेशन है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एरर टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी 0। सो यहाँ पे हमने मेनली ये देन ये तीन चीज़ें डिराइव की हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। ये जो हम UI ले रहे हैं इसके पीछे मोटिव क्या है, वाई वी आर टेकिंग इट। सिग्निफिकेंस ऑफ द stochastic disturbance term। सिग्निफिकेंस बताना है, जो हमने स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म लिया दैट इज UI, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें ये ऐड करनी है। सबसे पहले तो जो UI है ये क्या बता रहा है, दिस इज अ प्रॉक्सी। जो भी अदर वेरिएबल्स आपके मॉडल में होने चाहिए या फिर आपके मॉडल में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसकी जगह आपने सबकी जगह UI लिख लिया उसकी प्रॉक्सी की जगह। अब ऑब्वियस सा क्वेश्चन ये है कि हम प्रॉक्सी क्यों ले रहे हैं, हम उन्हीं वेरिएबल्स को मॉडल में क्यों नहीं ऐड कर लेते, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बना लेते हैं ना उनको। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, why not develop a multiple regression model। बहुत सारे ले लेते हैं ना हम वेरिएबल्स, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल विद एज मेनी वेरिएबल्स एज पॉसिबल। जितने वेरिएबल चाहें उतना हम ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लेते, रीजंस क्या हैं। रीजंस हैं वही कि भाई कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस टर्म का भी। सबसे पहला है वेगनेस ऑफ द थ्योरी। वेगनेस ऑफ द थ्योरी, वेगनेस का मतलब है आपको ज़रूरी नहीं है सारी की सारी थ्योरी बिल्कुल करेक्ट मिल जाए। हमें पता है कि इनकम जो है, इनकम से हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट होता है, लेकिन बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो हमें इतना सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते या इतना सफिशिएंट थ्योरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो वेगनेस की वजह से क्या है, हम लेते नहीं हैं। पता चल रहा है कि हम खुद से हमने क्या कहा कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उस पर भी डिपेंड करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, बट किस हद तक। ये थ्योरी सही नहीं है, वेग है, बिल्कुल वेग। मतलब आपने जनरली बैठे बैठे एक दो किसी को देख के आपने बना दी, तो जहाँ पे अगर आपको ये लग रहा है कि वेगनेस है इस थ्योरी में, तो वहाँ पे आप वेरिएबल ऐड करने के बजाय आप प्रॉक्सी टर्म UI ऐड कर दो, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। फिर दूसरी चीज़ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। कई बार क्या होता है कि हमें पता तो है, थ्योरी तो हमें पता है, लेकिन आप उस वेरिएबल के बारे में डेटा नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें पता है वेल्थ पे भी डिपेंड करता है। करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। कंजम्पशन और वेल्थ में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किसी के पास आपके बाप दादा की ज़मीन है तो वो पर्सन तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा स्पेंड करेगा। आपको ये भी दिखेगा कि इनकम उसकी इतनी है नहीं, बट वो स्पेंड ज़्यादा कर रहा है। बट यहाँ पे इशू ये आता है कि वेल्थ का जो डेटा है वो आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से बिकॉज वी डोंट हैव द डेटा, हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोर वेरिएबल वर्सेस। अब हमारे मॉडल में कई बार दो तरीके के वेरिएबल्स दिए होते हैं, कोर वेरिएबल वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल। अब कोर तो हमारे वो वेरिएबल्स हो गए जो बिल्कुल जिनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे कि सबसे ऑब्वियस सी बात है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है
वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनकम से ही होगा। तो इनकम क्या है, कोर वेरिएबल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई बच्चे कितने हैं फैमिली में, रिलीजन क्या है, एजुकेशन कितनी है, जोग्राफिकल रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे मॉडल में तो कई बार क्या होगा कि इनका इफेक्ट तो थोड़ा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा इफेक्ट है, लेकिन मॉडल में बहुत ज़्यादा नज़र आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कोर वेरिएबल होता है उसका इफेक्ट नज़र नहीं आ पाता। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोर वेरिएबल्स को ही ऐड करें। छोटे मोटे अगर वेरिएबल्स हैं उनको हमेशा हम किस में यूज़ करें, प्रॉक्सी में यूज़ कर लें, यूआई में यूज़ कर लें। नेक्स्ट इज़ इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन ह्यूमन बिहेवियर। भाई ह्यूमन बिहेवियर जो है आपका, ह्यूमन बिहेवियर इट इज़ इंट्रिंसिक रैंडम, मतलब वो कभी भी रैंडम हो सकता है। आप ये कह रहे हो कि आप इनकम के अलावा फैक्टर्स हैं जो कि लोगों के कंजम्पशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रैंडम भी हैं। रैंडम जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे कि फेस्टिवल्स के टाइम पे लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। तो मैं अगर इस मॉडल में फेस्टिवल को ऐड कर दूं तो क्या वो कुछ, मतलब इट इज़ वेरी रैंडम, किसी के लिए नहीं है किसी के लिए है फेस्टिवल, तो फेस्टिवल जो है वो रैंडमनेस में आ जाएगा। या फिर लोग रैंडमली, किसी घर में शादी है तो उनके घर में ज़्यादा खर्चा हो रहा है उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये रैंडम चीज़ें भी होती हैं। इनको हम हमेशा प्रॉक्सी की तरह यूज़ करें तो ही ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल। कई बार हम क्या करते हैं, वेरिएबल ही गलत चूज़ कर लेते हैं। पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल, आप क्या कर रहे हो कि इनकम जाननी है भाई, हमें पता है कि परमानेंट कंजम्पशन, मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी थी परमानेंट कंजम्पशन की, मैक्रो में अगर किसी ने पढ़ी है तो परमानेंट जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है परमानेंट इनकम पे, लेकिन परमानेंट इनकम तो कोई भी नहीं बताता अपनी, मंथली इनकम निकाल सकते हो आप। तो परमानेंट इनकम की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मंथली इनकम यूज़ कर लेते हैं, परमानेंट की जगह पे मंथली इनकम। तो जब ये यूज़ कर रहे हैं इस केस में क्या मिल रहा है हमें, अब ये यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉक्सी वेरिएबल जो है वो पुअर है, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो ले ही नहीं रहे। तो यहाँ पे भी इससे बेटर है हम ये ले ही ना, अगर ये किसी उसमें प्रॉक्सी वेरिएबल की तरह काम कर रहा है इसको ले ही ना, हम उसकी जगह यूआई ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। एक हमारा होता है लास्ट सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी कहता है बेसिकली इट इज़ फॉलोइंग ऑकम्स रेजर्स, जिनका मानना था, बेसिकली इनका मानना ये था that descriptions be kept as simple as possible, जितना सिंपल हो सके उतना उसको बनाइए। सो इसका मतलब है कि अपने मॉडल को आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाओ। ये नहीं आपने क्या करा, y1 बीटा 2 x1 बीटा 3 x2 बीटा 3 x4, आप यूज़ करते चले गए। आप क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो वेरिएबल्स, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना सिंपल हो सके उतना रखो, और अगर आपको लग रहा है वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से इम्पैक्ट आएगा तो उन सबको यूआई में डाल दो, रादर देन आप पूरे मॉडल को इतना बड़ा करो, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। उससे बेटर है आप अपने मॉडल को सिंपल रखो। ये हमारा यूज़ है स्टोकास्टिक टर्म का। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, द सैम्पल regression function, SRF। बेसिकली ये क्या करता है, अभी तक हमें पॉपुलेशन गिवन थी, लेकिन अगर पॉपुलेशन की जगह हमें क्या मिल जाए, पॉपुलेशन की जगह पे हमें रैंडमली कोई टेबल मिल जाए, रैंडम 2 टेबल है, पूरी पॉपुलेशन हमें पता ही नहीं है। मैंने पहले भी डिस्कस किया, सपोज दिस इज़ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन हमें नहीं पता, हम इसका डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे एक इतना सा पार्ट ले लेते हैं सैम्पल।
अब पहले वाले एग्जाम्पल में मुझे 60 की 60 फैमिलीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये ग्रुप इतना, अगर 80 वाले ग्रुप में आ रहा है, इनकम ग्रुप में आ रहा है, तो एक पर्सन कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो वो पॉपुलेशन थी। लेकिन जब मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन तो नहीं मिल सकता, बट मुझे मिलेगा सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। अब जैसे कि वी हैव द टेबल लाइक दिस, ये आपकी टेबल दी हुई है, मान के चलो दिस इज टेबल 2.4, ये आपको टेबल दी हुई है। अब यहाँ पे रैंडम सैंपल दिया हुआ, देखो ये एक सैंपल दिया हुआ, जब आपकी x 80 है तो एक इंडिविजुअल की एक्सपेंडिचर 70 है, 100 पे सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये कंडीशनल मीन भी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एक ये इंफॉर्मेशन दे दी है, ये भी किसी इंडिविजुअल की दे दी है। एक्चुअल में हमारे पास 60 लोग हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कितने लोगों की दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ है और 10 ही यहाँ है, सिर्फ 20 लोगों की इन्फॉर्मेशन है। 60 में से सिर्फ 20 की है। ये 60 क्या है? पॉपुलेशन है। ये 20 क्या है? सैंपल है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम इसके बेसिस पे, जैसे कि हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे निकाला था, वो सारे कंडीशनल मीन को ज्वाइन करके जो कर्व मिला था उसको हमने कहा था पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व या पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इसी तरीके से हमें मिलेगा सैंपल, बट उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? लेट मी इंपोर्ट दिस इज द ग्राफ। अब पिछले वाले पेज पे देखो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज, ये मान लो सैंपल रिग्रेशन है 1 और ये है सैंपल रिग्रेशन 2। तो इसके बेसिस पे जो लाइन बनेगी, इसके बेसिस पे देखो SRF, दिस इज द लाइन, ये लाइन है, ये वाली, ये SRF 1 है। ये 1 के डेटा के लिए बनी हुई है। 80 पे कितनी है एक इंडिविजुअल का, 100 पे कितना है, 120 पे कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, 140 पे कितना है, वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है। दूसरा देखो SRF 2, दिस इज SRF 2, Y और X दिया हुआ है यहाँ पे भी। तो ये देखो, ये दूसरी लाइन है, दिस इज द सेकेंड लाइन। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी अवेलेबल होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 डेटा 3 होते तो 3 लाइन बन जाती। सो ये हमारे क्या है? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है। पॉपुलेशन नहीं है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है। अब सैंपल रिग्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देखो पॉपुलेशन फंक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था? yi इज इक्वल टू β1 β2 xi, यही था, ये था पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन आता है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन में आपको सैंपल लिखना था। देखो इसको डिनोट करते हैं yi हैट प्लस, क्या बोल रहे हैं? yi हैट β1 हैट β2 हैट xi। ये क्या है? सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है। सिर्फ फर्क क्या है? इसको हम क्या कह रहे हैं? सॉरी I made a mistake here. इक्वल, इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज एस्टिमेटर ऑफ एक्सक्यूज मी, एस्टिमेटर ऑफ EY बाय XI। ये इसका एस्टिमेटर है। यहाँ पे क्या लिखते थे? दिस इज द सेम थिंग ना, दिस इज द सेम थिंग। ये इसका एस्टिमेटर है। ये हम जब कैलकुलेट नहीं कर सकते, जब हम पॉपुलेशन वाली चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इसका एक एस्टिमेटर है मेरे पास। वो बोलते हैं ना एस्टिमेट, जब हम
टोटल चीज़ नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो हम क्या कहते हैं, एक जैसे कि सपोज करो किसी को हमने भेजा कि चलो जाके ना देखो कि एक कैफ़े बिल्ड करना है, उससे कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो पर्सन आके ये नहीं कहता मैंने सारी रिसर्च कर ली है और कॉस्ट आएगी 50,000 रुपये। नहीं, वो हमेशा क्या कहता है, एक मैंने ये पूरा रिसर्च करने के बाद ये जज किया है कि ऑन एवरेज, या फिर मैंने ये जज किया कि एस्टिमेट है 50,000 का, मेरा एस्टिमेट कहता है 50,000 की कॉस्ट आएगी। तो वही है, एक्चुअल जब हम नहीं डिटरमाइन कर पाते तो हम एस्टिमेट करते हैं। तो ये एस्टिमेटर है, YI हैट क्या है, एस्टिमेटर है इसका। इसको ये हमें निकालना है, इसको निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो YI हैट किसका एस्टिमेटर है, YI का, या फिर EY/XI का, दोनों सेम चीज़ है। ये बीटा वन हैट किसका एस्टिमेटर है, दिस इज द एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। ये निकालना चाहते हैं हम, लेकिन ये निकालेंगे और इसकी हेल्प से ये निकल जाएगा, ये इसका एस्टिमेटर है। उसी तरीके से बीटा टू हैट किसका एस्टिमेटर है, बीटा टू का एस्टिमेटर है। सो दिस इज सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। सो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारा एस्टिमेट करना, ये विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन इक्वेशंस में, इसको थोड़ा सा आप लेके चलना कि कंफ्यूजन ना हो। दीज टू इक्वेशंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2. So we have finished chapter 2 here.